हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। IIT भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिसमें मैंने DRDO UPPCL और DRDO UPPCL है, मेट्रो है, भेल गेल, उनके सारे क्वेश्चन मिक्स करके डाले थे। तो आप लोगों से मैंने बोला था कि अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो आप लोगों के लिए हम मिक्स सीरीज़ एक और लेके आएंगे। तो वही हम सीरीज़ एक लेके आए हैं। और इस जितना प्यार आपने उस सपोर्ट किया उस वीडियो को, इतना ही आप इस वीडियो को भी देना प्यार, सपोर्ट। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, DRDO की पल पल अपडेट और अदर एग्ज़ाम अगर टेक्निक की तैयारी करोगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख कर ना जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसकी घंटी ऑल पर प्रेस करें। ठीक है। आपकी जो भी क्यूरी हो, जो भी डाउट हो, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। मैं इन क्वेश्चनों को इसलिए टाइप नहीं दिखा कर रहा हूं कि आपको हकीकत में पता चलना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से, किस लेवल का पूछा जाता है टेक्निकल में, क्योंकि हम लोग उसको हवा बना देते हैं, क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं। ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे क्वेश्चन इस तरीके नहीं आते, तो भाई नहीं आते तो आप लोग इस वीडियो को ना देखें, कोई दिक्कत नहीं। जिनको देखना है वो लोग देखेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं अपना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इन क्वेश्चनों को DRDO UPPCL मेट्रो और भेल गेल मतलब 4-5 शिफ्टों को इसमें कलेक्ट किए हैं। ठीक है। चलिए, किसी तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पोर्टियर विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? स्थिर गति प्रचालन के किस मोटर हम करेंगे? स्थिर पूछा है, यानी कि तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। यदि मशीन में 4 ध्रुव हो, 22 स्लॉट हो, 6 कॉइल स्लॉट, तो लैंप वाइंडिंग DC के साथ, मतलब DC मशीन के लिए कॉइल स्पैन का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया, 3 बार। ये ALP में पूछा गया था और DRDO में जो हमारी होती है एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख लिए। इसमें कितने होते हैं? 5 स्लॉट होते हैं। आगे देखते हैं। वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है कहलाता है, वो होती है C रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आप लोग लगाएंगे B ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापना का अधिमानत स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? हमेशा याद रखना, जल विद्युत शक्ति जो ज़्यादातर होता है पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्र में। यानी इसका B आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंड्यूइट वायरिंग प्रणाली की विश्वसनीयता कैसे होती है? तो कैसी होती है? वो बहुत ख़राब या बहुत अच्छी, बहुत बुरी के हमेशा यार बहुत अच्छी होती है, यानी कि वेरी गुड। ये इनकी इसका 4th वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है। चलिए, जिन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं? देखो, जिन पदार्थों में स्थायी पूछा है, ठीक है, तो स्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और लौह चुंबकीय ये होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये अनुचुंबकीय जो होता है 1 से कम, और प्रतिचुंबकीय होता है 1 से अधिक, लौह चुंबकीय 1000 से अधिक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा प्रकार का है? तो कौन सा है? वो है हमारा चुंबकीय सरल गतिकी, यानी कि चुंबकीय तरल गतिकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विद्युत संयंत्र ऊर्जा का प्रकार है ये चुंबकीय। चलिए आगे देख लेते हैं। ए मत लगा देना, जैसे कुछ लोग ए लगा के आ जाएंगे तापी, नहीं, वो हो जाएगा इसका D ऑप्शन ही सही रहेगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप एकल फेज पैडल मोटर आरंभिक प्रकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज डिप मोटर। क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिप मोटर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है? देखो, यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एंड गेट, नोर गेट, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और आप इनको फिर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गुणन प्रचालन जो होता है वो किसका होता है? एंड का होता है। ठीक है। चलिए,
किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की भूमिका क्या होती है? तो कोई हमारा एक ताप विद्युत संयंत्र है, उसमें जो सुपर हीट की भूमिका रहती है, वाष्पत्र से निकलने वाली वाष्प की नमी को उस पर क्या कर देता है, हटा देता है, मतलब उसको बिल्कुल साफ कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय सुग्राह्यता का उचित संबंध क्या है? तो चुंबकीय सुग्राह्यता का जो संबंध होता है वो चुंबकन अपॉन चुंबकीय बल, ऐसा नहीं होता चुंबकन प्लस चुंबकीय बल, सीधे डायरेक्ट, कुछ लोग तो डायरेक्ट यही लगाएंगे चुंबकन प्लस चुंबकीय बल, ऐसा नहीं, चुंबकन अपॉन में चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी 3 फेज ब्रेडर मोटर, यानी कि जो 3 फेज की हमारी जो मोटर होती है उसमें स्क्विरल केज रोटर में खाली स्थान मतलब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चालन पदार्थ में ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक और अंत वलयों के माध्यम से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट किए जाते हैं। जब उसको शॉर्ट कर देते हैं फिर वो मोटर क्या चलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। एक महासागरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ज्यावक्रीय जल तरंग द्वारा की जा सकती है। किसके? ज्यावक्रीय तरंग के द्वारा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है उच्च AC वोल्टता यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, उच्च प्रत्यावर्ती धारा के लिए, यानी हम कह सकते उच्च वोल्टता के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, लाइटिंग डिजाइनिंग या हम कह सकते हैं लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित कौन सा एक आवश्यक नहीं है? कृत्रिम प्रकाश जो होता है आपने देखा होगा, डाल देते हैं, लैंप मैन्युफैक्चर डेटा शीट होता है उसमें भी लगा लाइट डिजाइनिंग करने के लिए, और उस क्षेत्र का मापन जहाँ प्रकाश प्रदान किए जाना ये भी, लेकिन उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों और व्यक्तियों का भार से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए, एक DC शंट जनरेटर कैसा होता है? देखो, एक जो DC शंट जनरेटर होता है वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, मतलब सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने आप सेल्फ एक्साइटेड होकर ये जनरेट होता है DC शंट जनरेटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर एग्जाम में आ जाए DC शंट जनरेटर कैसा होता है तो आप बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केबलों पर क्या बात है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चालक जो केबल वाला के वायर वाला हमारा चैप्टर है ना, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। केबलों पर चालकों के इंसुलेशन की मोटाई किस प्रकार निर्भर करती है? वो करती है संचालित वोल्टता पर निर्भर करती है। किस पे करती है? आप लोग तुरंत बताएंगे, संचालित वोल्टता पर निर्भर करती है सर। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी अति खिंचाव युक्त केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भाई आप इसको लिख लेना कहीं कॉपी में। ठीक है, चलिए वो होती है 11 से 33 किलो वोल्टेज। ठीक है, कितनी? 1133, ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, एक जेनर डायोड के गुण का प्रयोग किसके लिए किया था? तो जेनर डायोड का जो गुण होता है वो होता है वोल्टता विनिमय। किसके आधार पर? वोल्टता विनिमय। और जेनर डायोड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, जेनर डायोड है, एक डायोड के, एक मिनट, एक डायोड के जेनर क्षेत्र में से डायोड का जेनर क्षेत्र पूछा गया तो वो क्या जाएगा? वोल्टता विनिमय के आधार पर। ठीक है, हमेशा याद रखना वोल्टता विनिमय। अगर एग्जाम में आ जाए डायोड किस क्षेत्र से गुणों का प्रयोग है तो आप बताएंगे वोल्टता। वोल्ट से याद रख लेना बस, विद्युत धारा तो लगाना ही मत, ना ही आर्द्रता ना ही तापमान लगाना, वोल्टता याद रखना डायोड का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी है? तो वो है कॉन्डुइट वायरिंग। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको? कॉन्डुइट वायरिंग। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन उसी का आपको अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टफ लगेगा, पढ़ा नहीं होगा अगर आप लोगों ने। और शंट एंड मिटेंस सर्किट के लिए ऑपरेशन या हम कह सकते हैं पारेषण प्रचालन या कोई भी होता है वो एक लाइन पर क्या होता है वो हमें बताना है। इसमें देख सकते हो आप, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसका अगर आप लगा के आएँ तो शंट एंड मिटेंस सर्किट के लिए जो पारेष लाइन होती है वो A बराबर 1 होता है, B बराबर 0 होता है, C बराबर बाई होता है, D बराबर 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखना, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ। A बराबर 1 होता है, B बराबर 0 होता है, A बराबर 1 होता है, B बराबर 0, C बराबर बाई, लेकिन D बराबर 1। क्या? D बराबर 1। चलिए
आगे देख लेते हैं, किसी विद्युत रोधी जो इंसुलेटर होता है कि प्रतिरोध पर तापमान में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इंसुलेटर में प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्या होगा, घटेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, लैंप को संचालित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण परिपथ का सामान्य नाम क्या है। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। लैंप को संचालित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण परिपथ का सामान्य क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। किसी एकल फेज प्लेट मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को खाली स्थान से सक्षम करने हेतु किया जाता है, वो है स्वप्रवर्तन। क्या, स्वप्रवर्तन के लिए सक्षम करने के लिए किया जाता है, किसमें, एकल फेज मोटर में। चलिए आगे देख लेते हैं, भूसंकल्पित परामित यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग कब किया जाता है, जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है तो हम इसका क्या करते हैं, जो हमारा भूसंकल्पित ट्रांसफार्मर का कर दिया जाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, प्रकाशीय वोल्टीय सेल क्या है। तो प्रकाशीय वोल्टीय सेल एक अर्धचालक पदार्थ है। प्रकाशीय वोल्टीय सेल क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। जो अर्धचालक पदार्थ कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे अर्धचालक पदार्थ के ही हिस्से आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक ट्रांजिस्टर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांजिस्टर नहीं है। देखो SiT भी है, IGBT भी है, MOSFET है, लेकिन ट्राइक हमारा ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्राइक हमारा एक ट्रांजिस्टर नहीं है। आगे देख लेते हैं, घरों के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक का विचार नहीं किया जाता है। निवासियों की संख्याओं पर हम उस पर मतलब नहीं करते हैं, कितने लोग रह रहे हैं क्या नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा लागत और स्थायित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी परिणामित या ट्रांसफार्मर कोर के पदार्थ के लिए शैथिल्य हिस्टेरिस लूप कैसा होना चाहिए, हमेशा लंबा होना चाहिए और संकरा होना चाहिए। लंबा और हम कैसे, लंबा और संकरा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्टेरिस लंबा होना चाहिए। भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, ये नहीं कर, सीधे बिछाना कर सकते हैं, प्रणाली सम्मिलित करके बिछाना भी कर सकते हैं, ठोस प्रणाली द्वारा बिछा सकते हैं बिछाना, या लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, किसी प्लेट मोटर में क्रॉलिंग का क्या कारण होता है। तो वो होता है गुणित स्वर होता है। क्या होता है, गुणित स्वर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। किस प्रकार का दोष एक सममित दोष है। तो 3 फेज लघु परिपथ दोष एक सममित दोष है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे निम्नलिखित में से क्या किसी पारेषण लाइन में श्रेणी श्रम में जुड़े संधारित्रों से संबंधित है। वो हो जाएगा उपतुल्यकालिक अनुमान, या कह सकते हैं तुल्यकालिक अनुनाद का निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारी 3 फेज प्रेरण मोटर की जो गति होती है किसके द्वारा उत्क्रमित होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी 2 सप्लाई लाइन लीड को परस्पर बदल देते हैं उनको, फिर क्या हो जाता है, हमारी मोटर उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, चलिए, किसी OH लाइन इंसुलेटर के विफल होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अनुपयुक्त सत्यापन नहीं है, बाकी हमारा यांत्रिक भी है, पदार्थ की सांद्रता भी है और दमन विसर्जन भी है। ठीक है, चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन है, जब मोटर को AC के साथ साथ DC की आपूर्ति भी चल सकती है तो क्या कहलाती है। तो वो होती है यूनिवर्सल मोटर, जो होती है AC और DC दोनों पर चल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसी डायोड के प्रचालन की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। उत्क्रमण पुनर्प्राप्ति समय। क्या है, किसी डायोड के प्रचालन की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, उत्क्रमण पुनर्प्राप्ति समय के लिए। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है। देखो रेटिंग भी है, चालिकता, गलनांक, आवृत्ति से कोई मतलब नहीं होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज से। आगे देखते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप को खाली स्थान पर संचालित करना चाहिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतों पर करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप होती है वो बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेत के लिए। ठीक है, चलिए, पवन टरबाइन में MPPT नियंत्रक को खाली स्थान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सन ट्रैकर के द्वारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जुड़े हुए एनर्जी मीटरों की संख्या नहीं करेगी, बाकी हमारे सभी करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, पारेषण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन हमारे, देखो 3 तो गलत हैं, सेकंड
थर्ड, फोर्थ वाला गलत होगा, फर्स्ट वाला सही है। बोल्टता नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंध होते हैं, ये तो हमारा सही हो जाएगा। और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। किसी पवन टरबाइन में विद्युत शक्ति क्रम जो विद्युत शक्ति जो वक्र होता है निम्नलिखित में से क्या एक प्रचाल नहीं करता है, वो तापीय सीमा नहीं करता है, रेटेड पवन गति, कट इन कट आउट, ये सभी करता है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं, सेल प्रकार के पैरामीटर में क्षरण विद्युत धारा किसके द्वारा कम की जा सकती है, ये एचवी और एलवी वाइंडिंग की सैंडविचिंग करके की जा सकती है। आगे देखते हैं, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि समर्पण का मान 1 है तो रोटर क्या होगा, अवरुद्ध स्थिति में है, क्या हो जाएगा, अवरुद्ध स्थिति में है। चलिए आगे देख लीजिए, एक पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर में आदि प्रवर्तक किससे जुड़ा होता है, ये आर्मेचर से जुड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना है। 50 हर्ट्ज की उत्पन्न करने के लिए 2 पोल तुल्यकार जनरेटर की गति क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने कल भी कराया था, वो होती है 3000 आरपीएम होती है, कितनी, 3000 आरपीएम। ग्रिड में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्थैतिक उपकरण क्या कहलाता है, फैक्ट्स उपकरण कहलाता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना है। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग करके उपयोग किसके लिए किया जाता है, सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग के लिए। आगे देखते हैं, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है, जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसकी अपेक्षा डबल का क्या लाभ होता है, वो होता है निम्न प्रवर्तन धारा, इसका लाभ होता है, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, निम्न प्रवर्तन धारा। निम्नलिखित में क्या, परमाणु भट्टी या जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसका एक भाग नहीं है, देखो सीडिंग भी है, रिएक्टर कोर भी है, मॉडरेट, लेकिन रिएक्टर बैटरी का कोई उसमें संबंध नहीं होता है, न्यूक्लियर। आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उसे वोल्टता विनियमन कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत रूप में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है, सीधी सी बात है, बांध प्रणाली कहते हैं, क्या बोलते हैं, बांध प्रणाली बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन से संबंधित नहीं है, लेवर्ट का अवशोषण का नियम एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या, निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन में से संबंध नहीं है, लेवर्ट का अवशोषण का नियम। आगे देखते हैं, चुंबकीय रूप से मृद पदार्थों में क्या होता है, उच्च पारगम्यता होता है, जो चुंबकीय होती है, जो मृद पदार्थ होते हैं उनमें क्या सबसे ज़्यादा होती है, हम कहते हैं उच्च पारगम्यता होती है। विद्युतीय प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा क्या है, रिवाइरेबल फ्यूज, क्या हो जाएगा, रिवाइरेबल फ्यूज सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में द्विदिशिक विद्युत धारा क्षमता होती है, RCT में होता है, किसमें, RCT में, ना SCR में, ना IGBT में, ना GTO में, लेकिन किसमें होती है, सबसे RCT में होती है द्विदिशीय विद्युत धारा। ठीक है, तो साथियों इसमें मैंने आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दिए हैं, और अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं प्रीवियस की तो आप हमें कमेंट करके बताना। और आप लोगों के लिए रेलवे लोको पायलट के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस की आप लोगों के लिए जो SK झा यूट्यूब चैनल पे मतलब मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं और साइंस जो SK, वो आपको भी क्लास है इसी चैनल पर बहुत ही जल्द मैं डाइवर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इसकी PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा। और हाँ साथियों, अगर आप ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हो अपना रिवीजन करने के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।